जैसा कि एमबीए कोर्स का अगला चैप्टर आपके सामने लेकर आया है, रोल्स ऑफ मैनेजर। क्या रोल्स होते हैं मैनेजर के? निश्चित है कि मैनेजमेंट अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें मैनेजर का ही मेन रोल होता है। तो हम आज का जो चैप्टर पढ़ेंगे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो रोल्स ऑफ मैनेजर, क्योंकि फ्यूचर में मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद आप मैनेजर बनने वाले हैं, तो इसका प्रक्रिया जानते हैं। तो मैनेजमेंट ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उस रिसोर्सेज को और मैन पावर को यूज़ कर कर किसी भी टास्क को कंप्लीट कराना ही मैनेजमेंट कहलाता है। सिंपल है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अपना एक गोल है, अपना एक लक्ष्य होता है, उसके अचीवमेंट के लिए जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं विद मैन पावर, अगर हम अच्छे तरीके से उस प्रक्रिया को कर कर उस गोल को अचीव करते हैं तो वो कहलाता है मैनेजमेंट, गुड मैनेजमेंट। ठीक है। तो जनरली ये रेफर किया जाता है, कुछ प्रोसेस है इनके। तो प्रोसेस याद करने के लिए कोड है आपके सामने, POSDC, POSDC याद रखिएगा, इसको रट जाइए आप, क्योंकि इसी पर ये पूरा मैनेजमेंट आपका चलेगा। POSDC, P फॉर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर समय समझिए कि हमें कोई इंस्टीट्यूट खोलना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, उसका हमें प्लानिंग होना चाहिए, है ना। प्लानिंग, सबसे पहला प्लानिंग। प्लानिंग के पास, उस प्लानिंग के आगे बढ़ने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। प्लानिंग को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टाफ की ज़रूरत होगा, तो हमें वहाँ स्टाफिंग का ज़रूरत होगा। ठीक है। जब स्टाफ हमें मिल जाएगा तो उस स्टाफ को क्या करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे, काम किस तरह से किया जाएगा ना, डायरेक्टिंग। और लास्ट में डायरेक्टिंग अगर हो रहा है, काम कर रहे हैं स्टाफ, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ेगा, कंट्रोलिंग। ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मैनेजमेंट के लिए 5 कह सकते हैं ना, पंच तत्व है हमारे लिए। POSDC, P फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे, हमें प्लानिंग का ज़रूरत है। O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है। ये तो याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आएगा रोल ऑफ मैनेजर, ये 5 चीज़ आपको तो लिखना ही लिखना है। तो मैनेजमेंट प्रोसेस होता क्या है, ये जनरली क्या सिस्टमेटिक वे है। कोई भी चीज़ को करने के लिए क्या है, ये सिस्टमेटिक वे। सब चीज़, आप अगर स्कूल चलाते हैं या घर में ही काम क्यों ना करते हैं, सब चीज़ का एक अपना क्या है, सिस्टमेटिक वे है। उसी प्रकार मैनेजमेंट भी क्या है, एक सिस्टमेटिक वे है कोई भी चीज़ को करने के लिए। जनरली मैनेजमेंट क्या करता है कि इम्फेसिस करता है, प्रेशर करता है किस पर, जितने मैनेजर है उस पर। क्योंकि मैनेजर का काम ही क्या होता है, मैनेजर का काम ही होता है क्या, कि हमें मैनेजमेंट प्रोसेस को देना है ना। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि मैनेजमेंट कैसा है, ये पूरा डिपेंड करता है हमारे मैनेजर पे कि मैनेजर कैसा है, किस प्रकार से वो काम करता है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका स्किल्स कैसा है ना। इस पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का स्किल है। तो ये सभी चीज़ घूम फिर कर किसके ऊपर आती है, तो मैनेजर के ऊपर आती है। तो कहा जा सकता है कि इट इज़ अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ कंटिन्यूसली ऑनगोइंग एंड अ सिस्टम वे ऑफ डूइंग थिंग्स। कोई भी चीज़ करने के लिए कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, कंटिन्यूस। अगर बीच में कहीं भी ये ब्रेक होता है तो हमें जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, वो गोल को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट प्रक्रिया हम देख रहे हैं किस प्रकार से हम यूज़ कर पा रहे हैं कि अगर मैनेजमेंट कहीं भी ब्रेक होता है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को उससे क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है। अब देखते हैं कि किसी तरीके से मैनेजमेंट रोल को अगर हम देखा जाए तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जैसे पहला स्ट्रेटजिक, स्ट्रेटजिक कि मैनेजर कैसा स्ट्रेटजिक खुद का बनाता है। दूसरा टैक्टिकल, ठीक है, दूसरा टैक्टिकल, और लास्ट है ऑपरेशनल। ये डिपेंड करता है कि मैनेजर का रोल जो है कहाँ कहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजिक लाएगा, अपना टैक्टिकल बताएगा, और लास्ट ऑपरेशन कर कर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको कंप्लीशन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को वो अचीव करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल बार बार हम आपको सामने ला रहे हैं कि बट होता क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल। सपोज़ कीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, 10 करोड़ रुपीज़ वो लगाया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और वो चाहता है कि इस साल उसे 1 करोड़ का प्रॉफिट हो। ठीक है। तो ये 1 करोड़ जो हो गया, ये क्या हमारा हो गया, गोल हो गया।
तो मैनेजर इस तरह से सारे रिसोर्सेज और मैन पावर को से काम करेगा कि उसे कंपनी को 1 करोड़ रुपया बेनिफिट कर, अगर 1 करोड़ बेनिफिट दे देता है इसका मतलब मैनेजर क्या है, तो सारे स्ट्रेटजिक उसका सही है, टैक्टिकल जो लगाया और ऑपरेशन काम किया सारा क्या काम सही किया है। तो अब मेन मैनेजर रोल बताते हैं, तो 10 मेन मैनेजर रोल हो जाते हैं, कितने, तो 10 हो जाते हैं। अभी 10 मैनेजर रोल को हम देखेंगे कौन कौन से 10 हैं, लेकिन इस पूरे 10 को कितने कैटेगरी में बांटा गया, ओनली 3 कैटेगरी में, ठीक है, 3 कैटेगरी में बांटा गया, 10 को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो कौन कौन सा, इंटरपर्सनल, पहला क्या है इंटरपर्सनल, दूसरा क्या है इन्फॉर्मेशनल, दूसरा क्या है इन्फॉर्मेशनल, और लास्ट है डिसीजनल। ये 3 भाग, इंटरपर्सनल, इन्फॉर्मेशनल और डिसीजनल, ये 3 पर ही इसके 10 रोल काम करेंगे, 10 रोल काम करेंगे। कैसे करेंगे, 3 कैटेगरी हुआ, तो जैसे ही आया कि डिफाइन द मैनेजरियल रोल्स, तो यू विल हैव टू डू देयर दैट इट इज बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज विच फर्दर डिवाइडेड इनटू अदर 10 कैटेगरी। तो हम पहले 3 कैटेगरी को देखेंगे, फिर अलग अलग कैटेगरी को हम डिस्क्राइब करते हैं। ओके, हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से मैनेजर जो है अपने रोल को कंप्लीट करता है। तो सबसे पहला है, कुछ स्टडी करते हैं, हेनरी मिन्सबर्ग है जिन्होंने नेचर ऑफ मैनेजमेंट रोल, ये भी आपको लिखना ज़रूरी है, क्या नाम है, हेनरी मिन्सबर्ग, ये इन्होंने क्या लिखा था, द नेचर ऑफ मैनेजरियल रोल्स, ठीक है, इन्होंने बुक लिखा था, कब लिखा था, तो 1973 में। इसको भी इसी बुक से ये लिया गया है, कितने, तो 3 कैटेगरीज मैनेजरियल रोल के, और साथ ही साथ 10 इसके अदर रोल्स हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि मैनेजरियल रोल्स में सबसे पहला हमने देखा था इंटरपर्सनल, क्या देखा था, तो हमने देखा था इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल में क्या आता है, सबसे पहला आता है, इसी इंटरपर्सनल में क्या है कि सब इंफॉर्मेशन लेता है मैनेजर, ठीक है, नाम ही ना इंटर, बाहर से, इंटर मतलब बाहर, पर्सनल मतलब व्यक्ति से, क्या लेता है, इंफॉर्मेशन लेता है, इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन लेकर क्या करता है, अलग अलग फिगर हेड देता है, अलग अलग लोगों से जो लिया उसको एक जगह कलेक्ट करेगा, उसके साथ उसमें से एक को लीडर बनाएगा वो, ठीक है, और खुद लीडर बनेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे लेगा और सबसे हेड खुद रहेगा, उसके साथ खुद अपने आप को लीडर बनाएगा और सबसे लाइजन करता रहेगा। 3 काम है इसका, ठीक है, याद रखिएगा 3 काम है, FLL फिगर हेड, दूसरा लीडर और तीसरा लाइजन। ये इंटरपर्सनल काम होगा क्योंकि पर्सनली जुड़ना है, पर्सनली जुड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, तो ये सब 3 चीज़ चाहिए। तो सबसे पहला हम देखा इंटरपर्सनल में क्या किया गया, फिगर हेड हुआ क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो सबसे पहले लेना है सबसे, दूसरा लीडर और तीसरा लाइजन। अब देखें इन्फॉर्मेशनल, इसमें क्या आता है कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो है उसको मॉनिटर करना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या, जो इन्फॉर्मेशन मिला उसको प्रोसेस, हमने पहला इंटरपर्सनल से इन्फॉर्मेशन लिया, अब यहाँ क्या होगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेस में सबसे पहले जो प्रोसेसिंग और उसको मॉनिटर करना, फिर आगे क्या है, डिसेमिनेटर, मतलब कि जो उसमें से यूज़फुल है उसको अपने पास रखना, जो यूज़फुल नहीं है उसको हटा देना। स्पोक्स पर्सन, निश्चित है कि आप मैनेजर अगर है इसका मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्पोक्स पर्सन है। 3 चीज़ें, सबसे पहले हमने इंटरपर्सनल में देखा, फिगर हेड, लीडर एंड लाइजन, जो इन्फॉर्मेशन लिया गया, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन लिया गया इन्फॉर्मेशनल, उस इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर करना, डिसेमिनेटर करना कि जो सही चाहिए उसको हटाना, और लास्ट में वो खुद स्पोक्स पर्सन बनकर सभी को उस कार्य के लिए आगे बढ़ाना, ठीक है। ये मैनेजर का दूसरा कैटेगरी हुआ। तीसरा जो कैटेगरी है वो है डिसीजनल। अब सब काम हो गया तो डिसीजन भी तो लेना है कि आगे करना है, डिसीजनल, ठीक है। तो डिसीजनल में सबसे पहले एंटरप्रेन्योर आएगा, आया, दूसरा डिस्टर्बेंस, तीसरा रिसोर्स एलोकेटर,
और चौथा नेगोशिएटर। ठीक है, इसका मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन मिला उसको अब यहाँ यूज़ करेगा, इंटरप्रेन्योर बनकर करेगा, मतलब मैनेजर इज वर्किंग लाइक इंटरप्रेन्योर, सबसे जाकर डिस्कस करेगा कैसे क्या काम करना है। डिस्टर्बेंस, जितने भी डिस्टर्बेंस उसको हटाने का है काम करेगा। ठीक है, डिस्टर्बेंस हैंडलर कह सकते हैं इसको, हैंडलर। फिर है रिसोर्स एलोकेटर, जो भी रिसोर्स उसको दिया गया उसको अलग अलग जगह पे एलोकेट करना, कहाँ जिसका ज़रूरत है वहाँ पर उसके अनुसार से। और लास्ट है नेगोशिएटर, लास्ट में बातचीत कर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कार्य को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कराएगा। तो ये हमारा क्या था, रोल ऑफ मैनेजर। तो एक बार फिर से उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसके रोल्स ऑफ मैनेजर 3 भाग में बांटे गए, 3 कैटेगरी में बांटे गए। पहला इंटरपर्सनल, ठीक है, पहला क्या था इंटरपर्सनल, दूसरा इंफॉर्मेशनल, तीसरा डिसीजनल। इंटरपर्सनल को फिगर हेड, लीडर, अलाइजन में बांटा गया। इंफॉर्मेशनल को मॉनिटर, डिसेमिनेटर और स्पोक्स पर्सन में बांटा गया। डिसीजनल में क्या कहलाएगा, इंटरप्रेन्योर खुद कहलाएगा, डिस्टर्बेंस हैंडलर कराएगा, रिसोर्स एलोकेटर करा और निगोशिएटर खुद कहलाएगा। अब यहाँ बात करेंगे स्किल्स। हमने देख लिया कि मैनेजर का काम तो इतना है, वो खुद क्या क्या बनेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, स्किल्स कैसा होना चाहिए, है ना। स्किल्स के बारे में देखें। सबसे पहले उसके पास कौन सा स्किल होना चाहिए, टेक्निकल स्किल। सबसे पहला टेक्निकल स्किल्स। कोई भी अगर मैनेजर बनता है तो उसको अकाउंट्स का जानकारी होना चाहिए, इंजीनियरिंग का थोड़ा जानकारी होना चाहिए, कंप्यूटर प्रोफेशनल होना चाहिए, अगर जिस ग्रुप में वो काम कर रहा हो। अगर हम अकाउंटिंग के रूप में अगर सपोज़ कोई मैनेजर फाइनेंस में काम कर रहा है तो फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए। अगर इंजीनियरिंग का अगर कोई मैनेजमेंट कर रहा है, कोई वर्क चल रहा है तो उसको इंजीनियरिंग का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। IT वगैरह में अगर कोई मैनेजर काम कर रहा है तो उसको टेक्निकल डिग्री, टेक्निकल स्किल्स किस में होना चाहिए, तो IT में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्किल्स कैसा होना चाहिए, उसको टेक्निकली होना चाहिए। दूसरा ह्यूमन स्किल, ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल क्या होता है कि बेटर करना, हम निश्चित है कि अलग अलग लोगों से मिलेंगे। ठीक है, तो अलग अलग लोगों से मिलेंगे तो सबके साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन होने के लिए हमें ह्यूमन स्किल भी चाहिए। सभी को परखने के लिए, समझने के लिए हमें क्या चाहिए, ह्यूमन स्किल। सबसे पहला हमने देखा टेक्निकल स्किल, दूसरा हमने देखा ह्यूमन स्किल। अब देखेंगे हमारे पास एक और स्किल होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन स्किल। कौन सा स्किल होना चाहिए, तो डिज़ाइन स्किल होना चाहिए। सपोज़ कोई भी ग्रीवांसेस, इस तरह से हम अपने आप को डिज़ाइन करेंगे कि एम्प्लॉय के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके जितने भी ग्रीवांसेस शिकायत हैं, जितने भी ग्रीवांसेस शिकायत हैं उसको हटाने का हमें डिज़ाइनिंग करने का एक प्रोसेस पता होना चाहिए। ये स्किल बहुत ज़रूरी है किसमें, मैनेजर में। निश्चित है कि अगर ये नहीं होगा तो अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उसको खुश नहीं कर पाएंगे, है ना। कंसेप्चुअल स्किल होना चाहिए। कंसेप्चुअल स्किल है, कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम अगर देता है मैनेजर को, उसको अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार से उसको काम करना, गुड कॉन्सेप्ट लगाना, ये क्या है, मैनेजर का काम होता है। आगे नेक्स्ट जो है एनालिटिकल स्किल्स। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको देखा जाए तो उसको क्या करेंगे, लॉजिकली सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि मैनेजर का जो लेवल होता है अलग अलग होता है ना। तो जो एनालिटिकल में क्या करता है कि जो भी प्रॉब्लम है आपको उसको लॉजिकल सोचना और लॉजिकल उसको क्या करना, एग्जीक्यूट करवाना। ओके, हमने देखा कि किस प्रकार से उनके स्किल्स काम करेंगे। अब देखेंगे मैनेजर लेवल, ये सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। अब देखेंगे कि लेवल क्या क्या होता है मैनेजर का। ठीक है, लेवल तो जनरली मैनेजमेंट को 3 लेवल में बांटा गया। सबसे पहला टॉप, फिर मिडिल और लोअर। ठीक है, 3 लेवल में इसको बांटा गया। ये तीनों डिपेंड किस पे करता है, तो किस प्रकार का साइज़ है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो टॉप होगा, अगर उससे छोटा है तो मिडिल ही तक काम करेगा, अगर छोटा है तो सिर्फ लोअर ही लेवल काम करेगा। स्केल कितना, टेक्नोलॉजी किस प्रकार का उसके ऑर्गेनाइजेशन में है, कल्चर डिपेंड करता है। यानी कि जो लेवल डिपेंड किस पे करेगा, तो सबसे पहला साइज़, फिर स्केल, ठीक है स्केल, फिर टेक्नोलॉजी और फिर कल्चर पॉलिसी वगैरह। ठीक है, ये सब पे डिपेंड करेगा कि क्योंकि सारे में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन सब में 3 लेवल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कम भी हो सकता है, सिर्फ ओनली लोअर लेवल पे भी काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज टॉप
लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन, कह सकते हैं कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का होल एंड सोल होता है, सबसे ऊपर होता है ना। ये इंटरेक्शन करता है कि बाहर के एनवायरनमेंट से, देखिए नीचे वाले को देखने वाले बहुत, अब हमें एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन बात करना है तो नीचे वाला बात नहीं करेगा, मिडिल और लोअर बात नहीं, क्या करेगा, टॉप लेवल बात करेगा, ठीक है। यहाँ समझिएगा, बहुत ज़रूरी है। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हेड होकर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से बात करेगा। एंड हैज इंटरेक्शन विद एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। दिस इंटरेक्शन मैंडेट दैट द मैनेजर वर्क्स विद द इंडिविजुअल एंड आउटसाइड। ये इसका मतलब कि ये जो टॉप लेवल जो बात कर रहा है ना दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ही दूसरे से बात कर रहा है, इसीलिए ये टॉप लेवल कहलाया। They are appointed by the governing body by the organization and they are usually referred to as the chief executive। इसको और क्या कहते हैं, चीफ CEO, बहुत सा बोलेंगे, नाम सुना होगा इसका, है ना, CEO। तो क्या है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जनरली इसे बोला जाता है। कहीं कहीं इसका नाम प्रेसिडेंट भी रखा जाता है ना, कहीं कहीं इसका नाम चेयरमैन भी रखा जाता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये वर्ड है CEO, प्रेसिडेंट्स और चेयरमैन, तो सब समझ जाइएगा कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की बातें कर रहा है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। बिसाइड द CEO द बोर्ड ऑल्सो अपॉइंट द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा CEO के अलावा और क्या होता है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रखा जाता है। ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के, वाइस प्रेसिडेंट भी रखा जाता है ना, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी, ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखा जाता है। उसके अलावा जितने भी फॉर्म पार्ट द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन द टेकिंग डिसीजन वाइल अफेक्ट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे कहीं अफेक्ट हो रहा है, एक तो बाहर से वार्तालाप करेगा जो भी एग्जीक्यूशन करवाना है, अंदर में जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो ये जितने भी ऊपर वाले लेवल है टॉप लेवल वाले, वो मिडिल लेवल वाले मैनेजमेंट से क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, हेल्प कराएगा और उसमें डायरेक्ट अपनी भागीदारी ऐसे नॉर्मल कंडीशन में नहीं देगा। हाँ, अब बात करेंगे कि जनरली इनका क्या रोल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी एंड कंट्रोलिंग। इनका मेन काम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा होल ऑर्गेनाइजेशन का क्या करेगा, स्ट्रेटजी देगा, ठीक है, पूरा होल इंटायर, याद रखिएगा। उसके अलावा क्या, कंट्रोलिंग रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ मिडिल एंड लोअर। ओके, तो अगला हम देखेंगे, टॉप लेवल हमने समझ लिया कि सबसे ऊपर वाले मैनेजमेंट को टॉप लेवल कहते हैं। उससे नीचे वाला क्या कहलाएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इट्स डील्स विद द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए टॉप लेवल वाले ज़्यादा काम नहीं करते, मेन काम क्या कर रहा है, तो एक्चुअल ऑपरेशन का काम कौन करेगा, एक्चुअल ऑपरेशन का काम हमारा करेगा ये मिडिल लेवल। ऑपरेशन का मैं बता रहा हूँ, ऑपरेशन मतलब मेन काम जो कराएगा विद द अलग अलग डिपार्टमेंट से क्या क्या काम करेगा, IT से कराएगा, हमारा लॉजिस्टिक्स से कराएगा, ऑपरेशन से कराएगा ना, अलग अलग। डिजाइनेटेड एट द डायरेक्टर, ये क्या कहलाता है, डायरेक्टर के नाम से जाना जाता है, डायरेक्टर मैनेजर के नाम से इसको बोला जाता है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HOD के नाम से बोला जाता है, ETC, ठीक है। एक्ट एज ए लिंकिंग बिटवीन द हायर एंड लोअर के बीच का लिंक होता है। हायर से कुछ पहुंचाना है लोअर के, तो ये बीच में क्या करेगा, लिंक का काम करेगा, ठीक है। तो हम समझ गए कि टॉप लेवल और मिडिल लेवल कैसे कैसे काम करता है। अब हम समझेंगे क्या, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या पढ़ेंगे, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसे जनरली टैक्टिकल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है, टैक्टिकल मैनेजमेंट, या उसे फ्रंट लाइन मैनेजमेंट भी बोला जाता है। फ्रंट लाइन मैनेजमेंट, फ्रंट लाइन मतलब सबसे नीचे होकर काम करते हैं। डायरेक्ट किससे होता है, लेबर वगैरह से कंसर्न होता है। ओके, ये जनरली कि डिपेंड करता है परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, ओके। डे टू डे एक्टिविटीज़ में इसका काम होता है, डे टू डे एक्टिविटीज़ में, क्योंकि कंसर्निंग विद द एम्प्लॉय डायरेक्टली होता है ना। तो ये जनरली इसको बनाया गया क्या, जस्ट लाइक ए वर्किंग एज अ सुपरवाइज़र, कह सकते हैं आप, एक सुपरवाइज़र की तरह काम करता है। किसकी तरह, तो सुपरवाइज़र की तरह, ओके, सुपरवाइज़र की तरह काम करेगा।
ये जनरली कि डायरेक्ट एम्प्लॉय से कनेक्टेड होता है और ये इसको टारगेट देना होता है। जो भी हमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट से मिला कि हमें ये ऑब्जेक्टिव्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, तो उस ऑब्जेक्टिव्स को क्या करेगा ये फुलफ़िल करेगा। तो इसका मेन का काम आप देख सकते हैं कि लोअर लेवल पे जो काम है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अलावा क्या, टेक केयर ऑफ द आउटपुट वेरिएबल्स लाइक द नंबर्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, लेबर कॉस्ट एंड द इन्वेंटरी लेवल्स, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारा काम इनका होता है। ठीक है, यानी कि लोअर लेवल जो मैनेजमेंट है उनका काम कंपैरेटिवली ग्राउंड पर ज़्यादा है। ठीक है, अगर बात किया जाए तो ग्राउंड पर इनका वर्क ज़्यादा है, लेकिन हायर अथॉरिटी इस सभी का क्या करता है, ओवरऑल देखभाल करता है। अब देखेंगे हम कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है गुड मैनेजर का। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है एक गुड मैनेजर का कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहला क्या है कि उसका विज़न अच्छा होना चाहिए। विज़न आँख की बातें नहीं कर रहा है, विज़न बोला जाए, एंड कम्युनिकेटिंग इन। तो जो भी हमारे विज़न मतलब हो गया हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो हमें मोटो है, गोल है, उसको समझना और उसको क्या करना, अपने लोअर और अपर वाले को क्या करना, कम्युनिकेट करना। ओके, विज़न मतलब गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल का बात किया जा रहा है। दूसरा क्या है कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग। देखिए, थिंकिंग तो दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा, दूसरे का भी रहा है, लेकिन अगर आप अच्छे मैनेजर हैं तो आपको खुद ही ये समझ में आ जाएगा कि आगे क्या एक्शन लेना है। ठीक है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना एक अच्छे मैनेजर का काम होता है कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझे कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। ठीक है, नेक्स्ट है नॉलेज। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ डिग्री लेने से कोई फ़ायदा नहीं। हम अगर मैनेजमेंट का डिग्री ले लें और हमें जानकारी नहीं है कि हमें करना क्या है, तो जनरली उस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उनके प्रोसीजर्स को फॉलो करना ज़रूरी है, उनको पढ़ना ज़रूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशन को जानना ज़रूरी है, तब तो नीचे वाले को इम्प्लीमेंट कराएंगे आप, है ना। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। ठीक है, जितने भी थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे आप गुड मैनेजर हैं तो आपको क्या है, तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगला क्या है, टेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। सबसे बड़ी बात है, अच्छे मैनेजर है तो राइट डिसीजन लेते हैं, राइट डिसीजन एट राइट टाइम। डिसीजन तो राइट ले सकते हैं, लेकिन राइट टाइम पे लेना कि ज़्यादा नुकसान ना हो। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप एंड द मोटिवेटिंग द टीम। अपने जो लोअर टीम है, जो अपनी टीम है, उसको क्या हमेशा मोटिवेट करते रहना। उसके अलावा क्या है कि एम्पैथी एंड आर्ट ऑफ द नोइंग एंड द अंडरस्टैंडिंग। आपके अपने जो सब ऑर्डिनेट्स है, सब ऑर्डिनेट्स के फीलिंग को समझना, उनको क्या प्रॉब्लम है। बीइंग अ टीम लीडर, आप अगर टीम लीडर बने हैं तो आप अपने सब ऑर्डिनेट के बारे में समझना आपको ज़रूरी है, उनको ग्रीवांसेस को क्या सॉल्व करना आपको आना चाहिए। उसके अलावा जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई भी प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको रिजॉल्व करना अच्छे मैनेजर का काम होता है। उसके अलावा इमोशनल बैलेंस, ऐसा नहीं कि इमोशनल होकर कोई गलत काम ले ले, इसको भी ये बैलेंस करना हो, है ना। अच्छा बुरा सब देखकर समझकर आगे बढ़ना होगा। अभी खासकर अब यहाँ तो हमने देख लिया कि किस प्रकार कैरेक्टरिस्टिक इसका काम कर रहा है। अगला हम देखेंगे कि कैसे रोल ऑफ मैनेजर का दिन पर दिन क्या हो रहा है कि चेंज होता जा रहा है। तो अभी जो करंट में है, सबसे पहला मैनेजर तो पहले एक नॉर्मल मैनेजर की तरह काम करता है। मैनेजर क्या करता है, इन्वेस्टर की तरह काम करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि द चेंजिंग रोल ऑफ मैनेजर इन द करेंट कंटेक्स्ट। तो सबसे पहला इन्वेस्टर की तरह काम करेगा, दूसरा कस्टमर की तरह सोचेगा। ठीक है, सबसे पहला इन्वेस्टर की तरह सोचेगा कि इन्वेस्ट हम कैसे करेंगे। अगर हम खुद इन्वेस्टर बनकर सोचेंगे तो हम अच्छा सोच सकते हैं। दूसरा कस्टमर, तीसरा कोच के रूप में। कोच क्यों, क्योंकि जितने भी हमारे सब ऑर्डिनेट्स हैं उनको अगर हमें एकजुट लेके चलना है तो हमें कोच की तरह काम करना पड़ेगा ना। कोच की तरह काम करके उनको समझाना। और लास्ट हो गया पार्टनर की तरह। ठीक है तो अगर आएगा कि चेंजिंग रोल कैसा है मैनेजर का पहले से भी, तो अभी क्या हो गया, चेंज इन्वेस्टर की तरह सोचते हैं, कस्टमर की तरह सोचते हैं, कोच की तरह सोचते हैं और लास्ट पार्टनर की तरह सोचते हैं, जो अच्छे मैनेजर होते हैं। ठीक है, हमने देख लिया यहाँ तक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे इसी सब
टॉपिक में आ जाएंगे। तो चेंजिंग ऑफ रोल ऑफ मैनेजर पर्सपेक्टिव फ्रॉम पहले के मैनेजर से। अभी क्या करते हैं, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग सबसे पहली बात। पहले क्या था कि एक पर्टिकुलर चीज़ पर ही लर्न होकर हम समझ गए कि हम अच्छे मैनेजर, लेकिन अभी क्या है कि पूरे लाइफ भर आप सीखते रहिए, है ना। दूसरा क्या, डेलीगेशन होना चाहिए, आपको डेलीगेट होना चाहिए किस तरह से आपको वर्क करना है। क्रिएट फ्यूचर लीडर्स, क्योंकि अभी करेंट में आप लीडर है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी वगैरह बदल रहे हैं उस तरह आपको क्या फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट फ्यूचर लीडर। इनोवेशन इज़ द की, नए नए इनोवेशन आपको करना पड़ेगा, तब तो आप आगे बढ़ते रहिएगा। प्रोएक्टिव एटीट्यूड रहना चाहिए कि जैसे ही ये कोई प्रॉब्लम आए उसको हमें कंप्लीट करना। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग एंड वर्किंग, ऐसा नहीं कि बस हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही सोच कर, आपके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी कुछ सीखते रहना पड़ेगा और उसके अनुसार क्या करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा। ओके, तो हमने इस प्रकार से देखा कि कैसे रोल ऑफ मैनेजर कंप्लीट करता है। एक अच्छे मैनेजर होने के नाते आपका कैसा रोल है, कैसा आपका बर्ताव होना चाहिए। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे जो हमने बोला रोल ऑफ मैनेजर में पॉज डीसी, एक बार रिवीजन करते हैं उसको, है ना। पॉज डीसी, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले पॉज डीसी प्लानिंग, तो सबसे पहले प्लानिंग है, तो अगला चैप्टर आपका प्लानिंग से होगा। तो हम मिलते हैं अगले चैप्टर में प्लानिंग के साथ में, नए प्लानिंग मैनेजर बनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।